नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि गेहूं की 1 एकड़ फसल में अगर हम 25 से 30 क्विंटल की बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं तो पौधे को अपने जीवन चक्र में कम से कम 16 प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। लेकिन हम और आप मुश्किल से 3 या 4 तत्व ही डालते हैं। हमारे देश में 99% किसान भाई वही पारंपरिक खेती कर रहे हैं जहां 1 कट्टा डीएपी और 2 कट्टा यूरिया को ही खेती का ब्रह्मास्त्र मान लिया गया है। यही कारण है कि आज हमारी मिट्टी की उपजाऊ क्षमता घट रही है और लागत बढ़ने के बावजूद उत्पादन स्थिर हो गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक और 30 क्विंटल प्रति एकड़ पैदावार लेने वाले प्रगतिशील किसान अपनी फसल में बेसल डोज से लेकर दाना भरने तक किस दिन कितनी मात्रा में और कौन सा खाद डालते हैं, तो ये वीडियो आपके खेती के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। आज हम सिर्फ यूरिया डीएपी की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे उस संतुलित पोषण चार्ट की जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट, मैंगनीज, कॉपर और ग्रोथ प्रमोटर्स का भी सही गणित शामिल है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम हवाई बातें नहीं बल्कि ठोस कृषि विज्ञान की बात करते हैं। वीडियो की गहराई में जाने से पहले और गेहूं का मास्टर प्लान समझने से पहले मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी बारीकी से रिसर्च की गई जानकारी आपको हर जगह नहीं मिलेगी। अब पेन और डायरी उठा लीजिए और नोट कीजिए, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दीजिए। क्या आपने कभी अपने गेहूं के खेत में मैंगनीज सल्फेट का प्रयोग किया है? हां या ना में जवाब लिखें, क्योंकि गेहूं में पीलापन और पैदावार घटने का यह एक बहुत बड़ा छुपा हुआ कारण है जिस पर हम आगे विस्तार से बात करेंगे। किसान भाइयों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेसल डोज यानी बिजाई के समय दिए जाने वाले खाद से। ये फसल की नींव है। यहां हमारे पास 3 विकल्प होते हैं और आपको अपनी मिट्टी और बजट के हिसाब से चुनना है। सबसे बेस्ट और वैज्ञानिक फॉर्मूला प्रति एकड़ जो है उसे नोट करें। अगर आप डीएपी का उपयोग कर रहे हैं तो आपको 1 एकड़ में 50 किलोग्राम डीएपी लेना है। लेकिन ध्यान रहे, डीएपी में केवल नाइट्रोजन और फास्फोरस है, पोटाश नहीं। गेहूं के तने की मजबूती और दाने की चमक के लिए पोटाश अनिवार्य है, इसलिए इसके साथ 30 से 35 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश जरूर मिलाएं। इसके साथ ही बहुत से किसान बुआई में यूरिया नहीं डालते, जो गलत है। डीएपी का नाइट्रोजन धीरे काम करता है, इसलिए पौधे को शुरुआती स्टार्ट देने के लिए 20 किलोग्राम यूरिया बिजाई के समय ही डालना चाहिए। तो फॉर्मूला नंबर 1 हुआ 50 किलो डीएपी प्लस 35 किलो पोटाश प्लस 20 किलो यूरिया। लेकिन अगर आप डीएपी की जगह एनपीके 12-32-16 का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 75 किलोग्राम एनपीके लेना है। इसमें आपको अलग से यूरिया डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोटाश की मात्रा थोड़ी कम होती है, इसलिए 15-20 किलो पोटाश अलग से मिला लें। बेसल डोज में एक और चीज है जो 90% किसान छोड़ देते हैं, और वो है माइकोराइजा। ये एक लाभकारी फफूंद है। अगर आप बिजाई के समय 4 से 5 किलो अच्छी क्वालिटी का माइकोराइजा खाद में मिलाकर डालते हैं तो ये जड़ों को इतना फैला देता है कि पौधा दूर दूर से पोषक तत्व खींच लेता है। तो अपनी बेसल डोज में डीएपी या एनपीके और पोटाश के साथ माइकोराइजा को भी शामिल करें। ये जमीन के नीचे का नेटवर्क तैयार करेगा। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर, पहली सिंचाई, जिसे हम CRI स्टेज कहते हैं। यह बुआई के 21 से 25 दिन बाद आती है। यह वह समय है जब आपको पोषक तत्वों का कॉकटेल तैयार करना है। यहां पर आपको प्रति एकड़ 45 किलोग्राम यूरिया लेना है। यूरिया के साथ आपको मिलाना है जिंक। ध्यान रहे, यहां आपको जिंक सल्फेट 33% मोनोहाइड्रेट का इस्तेमाल करना है, जिसकी मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ होनी चाहिए। 33% वाला जिंक इसलिए बेहतर है क्योंकि इसमें 15% सल्फर भी होता है। अगर आप 21% वाला जिंक डालते हैं तो आपको 10 किलो डालना पड़ेगा। इसके साथ आपको अलग से 3 से 4 किलोग्राम सल्फर, 90% WDG या बेंटोनाइट मिलाना अनिवार्य है। सल्फर यूरिया की कार्यक्षमता को बढ़ाता है और फंगस से बचाता है। पहली सिंचाई के इस कॉम्बिनेशन में 2 और चीजें हैं जो गेम चेंजर साबित होंगी। पहली है मैग्नीशियम सल्फेट। इसकी मात्रा आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल बनाता है, जिससे पत्तियां गहरे हरे रंग की हो जाती हैं और भोजन बनाने की रफ्तार बढ़ जाती है। दूसरी चीज है ह्यूमिक एसिड। बाजार में 98% वाला ह्यूमिक एसिड फ्लेक्स या पाउडर मिलता है। इसकी 1 किलोग्राम मात्रा को यूरिया में कोटिंग करके डालें।
ह्यूमिक एसिड मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा और सफेद जड़ों व्हाइट रूट्स का विकास करेगा। तो पहली सिंचाई का पूरा पैकेज हुआ 45 किलो यूरिया प्लस 7 किलो जिंक 33% प्लस 3 किलो सल्फर प्लस 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस 1 किलो ह्यूमिक एसिड। इसे मिलाकर छिड़कें और फिर सिंचाई करें। इससे जो कल्ले फूटेंगे वो देखकर पड़ोसी भी हैरान रह जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी सिंचाई की, जो लगभग 40 से 45 दिन पर होती है। इस समय तक पौधे का ढांचा बन चुका होता है और तने में मजबूती चाहिए होती है। यहां पर आपको बचे हुए यूरिया का प्रयोग करना है, यानी लगभग 40-45 किलोग्राम यूरिया। लेकिन यहां एक पेंच है। अगर आपकी फसल की ग्रोथ अच्छी है तो सिर्फ यूरिया काफी है, लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा पैदावार चाहते हैं तो इस समय सागरिका, इफ्को का उत्पाद या बायोविटा जैसा कोई अच्छा सीवीड एक्सट्रैक्ट दानेदार फॉर्म में 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ मिलाकर डालें। इसमें 60 से ज्यादा सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधे के सर्वांगीण विकास में मदद करते हैं। दूसरी सिंचाई के आसपास ही एक समस्या आती है। रेतीली या हल्की जमीनों में गेहूं की पत्तियों पर भूरे या सलेटी रंग के धब्बे या धारियां दिखाई देती हैं। इसे किसान बीमारी समझ लेते हैं, लेकिन असल में ये मैंगनीज की कमी होती है। अगर आपको खेत में ऐसा दिखे तो जमीन में डालने से काम नहीं चलेगा। आपको 1 किलोग्राम मैंगनीज सल्फेट को 150 लीटर पानी में घोलकर तुरंत स्प्रे करना चाहिए। मैंगनीज की कमी से सीधा 4-5 क्विंटल पैदावार कम हो जाती है, इसलिए इस पर विशेष नजर रखें। इसके अलावा अगर आपने बीसल डोज में पोटाश नहीं डाला था, जो कि एक गलती थी, तो दूसरी सिंचाई पर आप यूरिया के साथ 20 से 25 किलो पोटाश डाल सकते हैं। हालांकि इसका रिजल्ट बेसल डोज जितना अच्छा नहीं मिलता। अब आती है तीसरी सिंचाई और गभोट अवस्था यानी हेडिंग स्टेज, जो लगभग 60 से 70 दिन के बीच होती है। यहां पर आपको जमीन में यूरिया डालना बिल्कुल बंद कर देना है। अब समय है स्प्रे के माध्यम से सीधे नसों में ताकत पहुंचाने का। इस समय तने के अंदर बाली बन रही होती है। यहां सबसे जरूरी है एनपीके 05234। इसकी मात्रा 1 किलोग्राम प्रति एकड़ रखनी है। 100 से 120 लीटर पानी में घोलें। इसके साथ आपको मिलाना है बोरोन 20%। बोरोन की मात्रा 100 ग्राम प्रति एकड़ यानी पाउडर फॉर्म रखनी है। बोरोन परागण यानी पॉलिनेशन में मदद करता है, जिससे बाली का एक एक दाना भरता है, कोई भी दाना खाली नहीं रहता। ध्यान रखें, बोरोन की मात्रा 100 ग्राम से ज्यादा ना हो, वरना पत्तियां जल सकती हैं। 05234 और बोरोन का यह स्प्रे बालियों की लंबाई और दानों की संख्या बढ़ाएगा। इसके बाद जब बालियां पूरी तरह बाहर आ जाएं और दाने में दूध भरने लगे यानी मिल्किंग स्टेज लगभग 85 से 90 दिन, तब एक और खाद की जरूरत होती है। बहुत से किसान यहां रुक जाते हैं, लेकिन यही वो समय है जब आप दाने का वजन बढ़ा सकते हैं। यहां आपको स्प्रे करना है एनपीके 0050 यानी पोटेशियम सल्फेट का। मात्रा वही रहेगी 1 किलोग्राम प्रति एकड़। यह खाद दानों को पिचका हुआ नहीं रहने देगा, दाने मोटे और चमकदार बनेंगे। अगर इस समय तापमान बढ़ने लगे और गर्मी ज्यादा हो जाए तो आप 0050 के साथ दोबारा 100 ग्राम बोरॉन मिला सकते हैं, या फिर 0050 की जगह पोटेशियम शोनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मैग्नीशियम भी होता है। यह स्प्रे फसल को लू से बचाएगा और दाने को सूखने नहीं देगा। एक और आधुनिक खाद है जिसकी चर्चा आजकल बहुत है, कैल्शियम नाइट्रेट। अगर आप देखते हैं कि आपका गेहूं का तना कमजोर है और फसल गिरने का डर है, तो आप दूसरी सिंचाई 45 से 50 दिन के समय कैल्शियम नाइट्रेट का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा 10 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ होती है। लेकिन एक बहुत बड़ी सावधानी, कैल्शियम नाइट्रेट को कभी भी किसी सल्फेट वाली खाद जैसे मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट या अमोनियम सल्फेट के साथ मिलाकर नहीं डालना चाहिए। वे आपस में रिएक्शन कर जाते हैं। इसे बिल्कुल अकेला यूरिया के साथ या मिट्टी में मिलाकर छिड़कें। ये तने को पत्थर जैसा मजबूत कर देता है। इसके अलावा एक तत्व और है, कॉपर यानी तांबा। कई बार गेहूं की पत्तियों की नोक ऊपर से सूखने लगती है और मुड़ जाती है जैसे चाबुक हो। ये कॉपर की कमी है। अगर ऐसा दिखे तो 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या चेलेटेड कॉपर का स्प्रे किया जा सकता है। लेकिन आमतौर पर अगर आप ऊपर बताए गए जिंक, मैंगनीज और मैग्नीशियम का शेड्यूल फॉलो करते हैं तो कॉपर की दिक्कत कम ही आती है। अगर आप स्प्रे करने में सक्षम हैं तो बाजार में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट के पैकेट मिलते हैं, जिनमें जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन सब मिक्स होता है। गभोट अवस्था से पहले 40-50 दिन पर एक स्प्रे इसका कर देने से छोटे मोटे सभी तत्वों की कमी पूरी हो जाती है। तो चलिए एक बार संक्षेप में फाइनल शेड्यूल को रिवाइज कर लेते हैं। बुआई यानी बेजल 50 किलो डीएपी, 35 किलो पोटाश, 20 किलो यूरिया, 5 किलो माइक्रोराइजना। पहली सिंचाई 21 से 25 दिन पर।
45 किलो यूरिया, 7 किलो जिंक 33%, 3 किलो सल्फर 90%, 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 1 किलो ह्यूमिक एसिड। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन पर 40 से 45 किलो यूरिया प्लस 10 किलो सागरिका ग्रोथ प्रमोटर। अगर कमजोर तना हो तो अलग से कैल्शियम नाइट्रेट। तीसरी सिंचाई या गभोट 60 से 70 दिन पर स्प्रे करें एनपीके 05234 1 किलो प्लस बोलोन 20% 100 ग्राम। दुग्धावस्था 85 से 90 दिन पर स्प्रे करें एनपीके 0050 1 किलो। किसान भाइयों, खेती में संतुलन ही सफलता की कुंजी है। न कम डालना है, न जरूरत से ज्यादा डालना है। ऊपर बताया गया चार्ट एक आदर्श वैज्ञानिक चार्ट है जिसे लाखों किसानों ने अपनाया है और रिकॉर्ड उत्पादन प्राप्त किया है। अगर आप इस बार इस तरीके से खाद प्रबंधन करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपकी फसल इलाके में सबसे अलग और शानदार खड़ी होगी। याद रखिए, मैंगनीज की कमी पर नजर रखना और पहली सिंचाई पर खादों का सही मिश्रण बनाना ही आपकी जीत है। उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपके बहुत काम आएगी। इतनी गहराई से रिसर्च करके स्क्रिप्ट तैयार करने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। या आप किसी और खाद के बारे में पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, विस्तार से अपना सवाल लिखें। इस वीडियो को अपने किसान ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर किसान भाई सही मात्रा और सही तरीका जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कृषि तकनीक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय जवान जय किसान।